एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित गिने चुने राज्यों में से एक राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, जिसका असर पूरी पार्टी पर पड़ सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से बातचीत में बेबाकी से अपनी बातें सामने रखी हैं। आज सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सचिन पायलट ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है, जिसमें वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत सत्ता संघर्ष गहरा गया है। पहले सुनते हैं इस बातचीत को। Hello and welcome to this NDTV exclusive with Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot. The elections in Rajasthan are more than a year away. In fact, the elections right now are in Gujarat, where Mr. Gehlot has been campaigning. But frankly, the battle in a sense in Rajasthan has already begun. Is the Congress's internal turmoil going to prove an obstacle to Mr. Gehlot as he seeks re-election? Ashok ji, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। हम इस वक्त पाली जिला में हैं राजस्थान में। आप पूरा दिन घूम रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, यहाँ कुछ स्काउट्स भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये बताइए कि अशोक जी, अभी इलेक्शंस राजस्थान में वक्त है, टाइम है, लेकिन इतना जो सब कुछ हो रहा है पिछले कुछ महीनों से हमने सुशारा देखा, क्या उससे कहीं ना कहीं एक आपको टेंशन या संकट नजर आ रही है पार्टी के उसके सिचुएशन में? यहाँ नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है और ना कोई हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा मीडिया क्रिएट कर रहा है, थोड़ी बहुत बिक्रिंग तो हर राज्य में होती है, थोड़ी बहुत मतभेद भी होते हैं, पर मीडिया वाले उसको चाहते हैं कि हर वक्त लगे कि यहाँ पर दो ग्रुप है, यहाँ पर झगड़े हैं। ये मीडिया की एक मैंने देखा है अप्रोच होती है हर जगह। आप इसको सिर्फ मीडिया का मानते हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है 2 महीने पहले इतना बड़ा बवाल हो गया था, 90 से ज्यादा एमएलएज एक तरह से रिबेल कर चुके हैं। वो कोई छोटी बात तो नहीं है। वो रिबेल नहीं था वो। अच्छा, वो रिबेल कुछ नहीं था। वो एक प्रकार से, क्योंकि पहले एक रिबेल हुआ था और 34 दिन तो होटल में रहे थे लोग, एमएलए। वो लोग जो 90 लोग इकट्ठे हुए थे, वो लोग थे जो उसको सरकार बचाने में सहयोग दिया उन्होंने। राइट। उनके बगैर सरकार बच नहीं सकती थी। वो एक तरह से आप कह रहे थे लॉयलिस्ट थे कांग्रेस के वो उस वक्त। हाईकमांड के लॉयलिस्ट थे। बिना हाईकमांड के कोई मुख्यमंत्री सरकार नहीं बचा सकता है। राइट। अगर हाईकमांड ब्लेसिंग देती है तो ही लोग साथ रहते हैं। हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा कांग्रेस के अंदर एटलीस्ट कि जो उस पर 10, 15, 20 हो सकते हैं, मान लो मेरे पर्सनल उनके फ्रेंड। तो ये जो कहा जा रहा था कि ये एमएलए आपके लॉयलिस्ट थे, ये अशोक गहलोत के लॉयलिस्ट थे और आपके कहने पे ये कर रहे थे, ये बगावत मचा रहे थे, ये बिल्कुल बकवास था। ये बात कहना बकवास थी, क्योंकि मेरे नेचर जानते लोग, सब जानते, पूरा देश जानता है मेरे नेचर क्या। मुझे इस पार्टी ने और गांधी फैमिली ने 50 साल से लगातार हिंदुस्तान में मेरे ख्याल एकमात्र मैं होऊंगा NSU से लगा करके आज तक मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार AICC का महामंत्री। तो आप कह रहे हैं 3 बार मैं PC अध्यक्ष और 3 बार मैं CM बना हूँ। तो आप मुझे क्या जरूरत है इस बात की? मुझे सब कुछ दिया इन लोगों ने। तो आप कह रहे हैं इनके आपके कहने से ये सब जो सारा हुआ, इट वाज नथिंग टू डू विद यू। सवाल ही पता नहीं होता है वो। तो एक भी एमएलए कहते मैं पढ़ी छोड़ दूं तो फिर थी नहीं। वो तो एक तो क्यों नाराज हुए इतनी? क्या वो नाराज इसलिए हुए थे कि उनको एक बात फैला दी गई कि भाई मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना देंगे। ये बात फैल गई। उन्होंने खुद ने भी इस प्रकार व्यवहार किया वहाँ पर। लोगों ने लगा भाई मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। किन्होंने व्यवहार किया? सच पायलट ने खुद ने भी वही बिहेव किया कि वो बनने। उन्होंने कई जगह टेलीफोन किए एमएलए को, मान लीजिए। उन्होंने कहा भाई कि आप तो हाईकमांड में छोड़ना, ऑब्जर्वर आएंगे। तो ये स्थिति बन गई कि एमएलए को मालूम एहसास हुआ भाई ये तो हो सकता है प्रस्ताव आज एक लाइन का हो रहा है, कल शपथ हो रही है। इस भ्रम के अंदर वो लोग सभी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। क्यों? मतलब उनकी क्या आपत्ति क्या थी अगर सचिन पायलट बन जाए? जिसके कारण हम 34 दिन होटल में बैठे रहे, सरकार गिरा रहे थे। ये उसमें अमित शाह भी शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे, सबकी मीटिंग हो रही, दिल्ली की मीटिंग हो रही थी। किन किन की? जैसे ये हमारे एमएलए में कुछ लोग गए थे ना, उनमें कुछ लोगों की मीटिंग भी वहाँ पर हुई है साथ में। और उसमें भुवनेश्वर के अंदर लोग रहे, 34 दिन तक रिसोर्ट में रहे हैं। रिसोर्ट वही था जो मध्य प्रदेश के जो एमएलए गए थे ना, समझ गए,
उसी रिजॉर्ट में इनको रखा गया था। ये पायलट और जो सारे एमएलए जितने भी एमएलए थे 19 लोग थे। तो ये गुस्सा उनको जब आया कि भाई ये तो गजब हो गया, हम उम्मीद कर नहीं सकते एक पार्टी का अध्यक्ष, देखिए मंत्री कई बार रोल कर जाते हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष जो होता है अपनी पार्टी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा एग्जाम्पल आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कि उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के प्रेसिडेंट थे, राजस्थान कांग्रेस के, डिप्टी सीएम भी थे, डेप्यूटी सीएम भी थे और पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो कोई पार्टी का अध्यक्ष आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, कभी होगा कि पार्टी का अध्यक्ष खुद ही अपनी गवर्नमेंट को गिराने के लिए विपक्ष से मिल जाए, ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो आप कह रहे हो कि इस वजह से एमएलए को आपत्ति थी? इसलिए एमएलए वो पूरे हाईकमान लॉयल थे, आज भी लॉयल थे, हाईएस्ट रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है मैडम के प्रति उनका, कोई बात नहीं थी। उनका गुस्सा इस बात को था कि जो ऑब्जर्वर आए हैं आज प्रस्ताव पास करेंगे, और ये 15-20 दिन से महीने भर से हमें कह रहे हैं ऑब्जर्वर आएंगे, आपको कहना हाईकमान में हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना आपको है, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे पायलट साहब। तो लोगों ने कहा ये जो कह रहे थे वही हो रहा है, कि जो पायलट जाके लोगों से मिलके कह रहे हैं वो हाईकमान, ऑब्जर्वर भी यही बोल रहे हैं। ऑब्जर्वर इसीलिए आए हैं और वो कह रहे प्रस्ताव पास कीजिए, रात को ही प्रस्ताव पास कीजिए। तो एक ऐसा माहौल बन गया, उसके कारण वो सब कुछ हुआ जो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हाईकमान ने ही ये अगर इशारा दिया था ऑब्जर्वर को कि वो सचिन पायलट के ही पक्ष में ये सब वो करें, सपोर्ट अगर इकट्ठा करें, तो फिर आप तो कह रहे हैं वो हाईकमान के एमएलए हैं, तो शायद हाईकमान ही चाह रही होगी कि पायलट बने। उनको तो नहीं मालूम था ना, वो कैसे सहन कर सकते पायलट को, जो आदमियों ने भुगता है 34 दिन तक। हम जानते 34 दिन कैसे निकाले हम लोगों ने, हमें राज्यपाल भवन पे धरना देना पड़ा हम लोगों को, मैं भी शामिल था उसके अंदर। हमने इतना बड़ा सरकार बचाने का काम किया देश के अंदर। नहीं मैं ये कह रहा हूँ अगर तब भी अगर हाईकमान पायलट को अगर बनाने चाह रही हो फिर नहीं उसको नहीं बना सकते हैं, वो कोई न कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप कह रहे हैं वो उनको नहीं बना, उनको कैसे बना सकते हैं? जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो जी, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में, जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग? नहीं, सिंपल बात है। बट उन्होंने तो डिनाई किया है कि मैं बीजेपी से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। सचिन पायलट नहीं किसी को डिनाई कर ही नहीं सकता, वो पूरा खेल उन्हीं का था। 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, मेरे पास प्रूफ है, 10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं सबको। मुझे पता नहीं किसको क्या 5 करोड़ मिले, किसको 10 मिले, बल्कि बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए दिल्ली के अंदर, बीजेपी दिल्ली हेडक्वार्टर से, दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए हैं कई लोगों ने, जो मुझे खुद ने उन लोगों ने कहा है। तो ये बात सबके सामने है। तो आप कह रहे हैं कि पायलट जब डिनाई करता है कि मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बात। तो आप पहली बार सुन रहा हूँ। बट उन्होंने तो कहा है कि आपको कहा होगा। उन्होंने कहा, नहीं मेरे को भी नहीं, मीडिया को कहा है कि मेरा तो बीजेपी से कोई लेना देना था, मैं आई वॉज अनहैप्पी विद इन द कांग्रेस और मैं चला गया। अगर वो जाके बैठते AICC में हेडक्वार्टर पे, मान लीजिए आज तक इतिहास में 50 साल में देख रहा हूँ, 50 साल में आज तक लोग जाके बैठे हैं, AICC जाके बैठे हैं, मैडम से जाके मिले हैं, शिकायत दर्ज कर रही है। पहला केस था कि जाके मानेसर में जाके बैठे हो, धर्मेंद्र प्रधान खुद मानेसर आता था वहाँ पर, जो बीजेपी के मंत्री हैं, हमारे 2 लोग इंडिपेंडेंट MLA और वहाँ पे जाके बैठ गए थे अलग, उनको होटल में रोका गया, जो कांग्रेस में नहीं थे वो, उनसे जाके धर्मेंद्र प्रधान मिलते थे वहाँ पर। राइट, पूरा खेल उन्हीं का चल रहा था। बट अशोक जी, अगर ये सही बात आप जब कह रहे हैं कहीं सही है, लेकिन पायलट को कांग्रेस ने तो फिर निकाला नहीं, एक तरह से वो वापस आ गए, जो भी उन्होंने किया बगावत, जो भी आप मान के चलिए, आप जो व्हाट यू आर कॉलिंग गद्दारी, वो तो वापस आ गए कांग्रेस में, अभी भी हैं। पहली बार किसी PCC प्रेसिडेंट को बर्खास्त किया गया हो, पहली बार बर्खास्त किया गया उनको। बर्खास्त करने का आज तक कभी रिवाज नहीं है, इस्तीफा मांगते इस्तीफा दे देते हैं। जिस व्यक्ति को बर्खास्त क्यों किया गया, क्यों उनको मतलब डिप्टी CM ने बर्खास्त मैंने किया, ऐसी नौबत क्यों आई? तो अगर ये बात नहीं, बट आई एम सेइंग कि आप कह रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए उनको पनिश कर दिया गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि फिर अब वो दोबारा उस पद के लिए वो एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि ही हैज बीन पनिश्ड अकॉर्डिंग टू यू, तो अब वो CM नहीं बन सकते। वो तो आप नहीं समझे। आज जो स्थिति है
विधायकों के अंदर इतना भयंकर आक्रोश है, उनको चाहिए था कम से कम वो माफ़ी मांगते हाईकमांड से। पायलट उनको माफ़ी मांगनी चाहिए राजस्थान प्रदेश वासियों से। नंबर 2, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए विधायक दल के अंदर विधायकों से कि मेरी गलती हो गई है, मैं चला गया। उन्होंने माफी नहीं मांगी, आज तक माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो माफ़ी मांग लेते तो मुझे माफ़ी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो माफ़ी मांग लेते और वापस वो विनोद कर लेते सब विधायकों को राजस्थान के अंदर, प्रदेशवासियों को माफ़ी मांग लेते, माहौल बदल जाता। वापस मान लो वो नौजवान है तो आपको माफी मांगने ये नौबत नहीं आती। अच्छा, जो वहाँ बगावत जो हो गई हाँ, थी वो नहीं होती। फिर आपको जाके वो नहीं सोनिया होती गांधी तो से मुझे सोनिया गांधी जाके माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती पहली। तो मेरा मतलब आप समझो। नहीं मैं समझ गया, लेकिन मेरा ये खिलाफ रिवोल्ट नहीं होता। अभी जो रिवोल्ट हुआ है वो मिस्टर पांडे के खिलाफ रिवोल्ट था। लेकिन क्या जो एमएलए का रिवोल्ट मिस्टर सचिन पांडे के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा भी था गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर आप 102 जो एमएलए साथ दिया है, हाईकमांड का साथ दिया है। तो नहीं ये तो एमएलए कह रहे हैं कि जो गद्दार को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? आप भी कहते हैं? मैं भी कहता हूँ कि 102 जो लोग हैं उनमें आप किसी को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आदमी गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए, मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे? तो आप मान रहे थे कि कोई और बन जाए, यू वुड आप नहीं अगर पायलट को छोड़कर आप तैयार थे कि कोई और बन जाए? देखिए मेरी बात, मैं तो आज भी तैयार हूँ। मैं तो हाईकमांड का लॉयल हूँ। हाईकमांड तय करे पार्टी के इंटरेस्ट में क्या है। मुझे रखना तो मुझे रखे, मुझे एतराज नहीं है, मैं काम कर ही रहा हूँ। अगर देखे नहीं, अगर चेहरा दूसरा आएगा तो हम चुनाव जीत पाएंगे। और अगर पायलट को करते हैं फिर कैसे हो सकता है? उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई स्वीकार नहीं करेगा? कैसे करेगा आप बताओ ना। नहीं बट अशोक जी, उनका पायलट का कहना है कि उनको ये नौबत पे आपको कहता हूँ कान में। नहीं मैं मेरी बात तो सुन लीजिए कि उन्होंने पब्लिकली और दूसरे तरीके से भी कहा है कि उनके अंदर जिनको साइडलाइन उनको इतना कर दिया था आपने, कोई किसी ने, इसीलिए वो इतने नाराज होके अपने सपोर्टर्स के साथ चले गए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कोई साइडलाइनिंग नहीं हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे साइडलाइन कर सकते हैं? कि उनको ठीक से पावर नहीं दिया गया, उनके सपोर्टर्स को इम्पोर्टेंट पदों को से रोक लिया गया। बिल्कुल गलत है। बल्कि उनके एक सपोर्टर ने पब्लिकली कहा है, मिस्टर अजय माकन को कहा 1 to 1 अकेले में कि मुख्यमंत्री की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है और हम वापस आ गए हैं, जो मांगते थे हमारे काम से वो करते हैं। आने के बाद में हमने इतना अच्छा व्यवहार उनसे किया, फिर भी कोई भेदभाव मैंने नहीं किया किसी के साथ में। नहीं, लेकिन अशोक जी आप ये बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पायलट बने, और वो एमएलएज ने जो किया एक तरह से सही किया क्योंकि दे वर नॉट एक्सेप्टेबल। बट हाईकमांड तो इस बात को उस दृष्टि से नहीं देख रही थी। सुनने में आया कि वो नहीं आपने जैसे जाके आपने कहा कि आपको खुद जाके सॉरी बोलना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाईकमांड इज नॉट हैप्पी विद व्हाट हैपेंड। इसीलिए बात सुनिए, हाँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो, क्योंकि आप निभाई, कि मैं सीएम हूँ और मैं विधायक दल का नेता हूँ, और मेरे रहते हुए विधायक लोगों ने स्वीकार नहीं किया मीटिंग में आना। तो वो रिवोल्ट नहीं था, वो हाईकमांड के प्रति उनकी पूरी आस्था थी, लॉयल्टी थी, उनका गुस्सा था। और गुस्सा इस बात को लेकर था, वो खुद ही कह रहा भाई मेरे पास तो मैसेज आ गया, बधाई का मैसेज आ गया है। उसने कई बातें ऐसी फैलाई जिससे कि माहौल बना। तो हाईकमांड फिर आपसे नाराज नहीं है? मतलब आज सोनिया जी से आप मिले, वो शी अपसेट कि क्या हुआ? सोनिया जी पूछे वो तो। नहीं हम कहाँ, वो तो मीटिंग में आप थे। मैं तो हाईएस्ट रिगार्ड रखता हूँ हाईकमांड का, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है नहीं उनका क्या नहीं, क्योंकि आप उस वक्त जब दिल्ली गए थे, आप तो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे एज पार्टी प्रेसिडेंट, फिर आप सोनिया जी से मिल के आए और फिर आपने कहा कि आप नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि देवर नॉट कीन आफ्टर व्हाट हैपेंड कि आप फाइल करें। वो हमारे उनके बीच की बात है, वो हमारे उनके बीच। लेकिन आपने विड्रॉ क्यों किया नॉमिनेशन, इतना तो बता। वो हमारे उनके बीच की बात है। अच्छा, वो बीच की बात है। लेकिन अब अशोक जी क्या माहौल है राजस्थान में, क्योंकि इस सब होने के बाद ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन स्टेबल नहीं है। जैसे कि हमने देखा अजय माकन जी जो इंचार्ज हैं वो पोस्ट क्विट करना चाहते हैं, वो अपसेट हैं जिस तरह से सब हुआ। देखिए कांग्रेस में या किसी बड़ी पार्टी में आज 33 लोग खड़े हो गए हैं वहाँ गुजरात के अंदर, रेबेल बीजेपी के।
हिमाचल में खड़े हो गए 22 लोग। नहीं, बट अजय माकन तो ये- सीनियर नहीं, वो तो ऑब्जर्वर हैं, वो कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो है हर पॉलिटिकल पार्टी में बिक्री चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो है राजस्थान में शांति है, सब मिलके काम करना चाहते हैं, करना चाहिए। नहीं, बट माकन साहब कह रहे हैं कि जो एमएलएज ने जो ये पूरी बगावत जो भी उसको कहिए कहा, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हुआ, शो कॉज नोटिस हुआ धारीवाल जी वगैरह, बट देयर वाज नो एक्शन अगेंस्ट देम। अभी मैं इसके बारे में इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता। ओके। और बात बढ़ जाती है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, क्यों नहीं कहा। नहीं, बट शो कॉज नोटिस तो उनके अगेंस्ट पब्लिक ना ही था। ना, वो तो ड्यूटी है उनकी, जो कमेटी बनी होती है, अनुशासन समिति होती है, उसकी ड्यूटी है कि वो प्रो कौन देखे कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, वो तय करेगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बट अशोक जी, क्या ये सिचुएशन, लेकिन आप कह रहे हैं राजस्थान में सब ठीक है, बट इज इट कंफर्म्ड कि आप रहेंगे सीएम? मतलब कोई सरकार बनाने जा रहे हैं भैया, आप क्यों तंग कर रहे हो? नहीं, हम तंग नहीं कर रहे, मैं सवाल अगली सरकार बनाने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। आपके नेतृत्व के ये अंदर माहौल है, सरकार बनाने जा रहे हैं और इतना माहौल शानदार स्कीम लाए क्या है हम लोग, अंडर योर हमारे लीडरशिप। इतनी स्कीम्स हैं शानदार, हर व्यक्ति खुश है। और पूरे राजस्थान में मैं समझता हूँ कि पहली बार लंबे अरसे बाद में मौका मिला है कि लोग कहते हैं कि कोई तरह की सरकार विरोधी लहर आज नहीं है अभी, आज की तारीख नहीं, में। सीएम आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बनने वाली है अंडर योर लीडरशिप, अंडर मैं हुई हूँ, आज तो मैं ही हूँ यहाँ पर। नहीं, बट अगर हाईकमांड की तरफ से कोई इशारा, कोई आसार हाईकमांड की बात कि छोड़ो। नहीं कि दे वांट टू चेंज, दे वांट टू ब्रिंग इन पायलट, ऐसा कोई आपको इंडिकेशन दिया है? मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ, हाई कमान न्याय करेगा राजस्थान के साथ में, क्योंकि यहाँ जो स्थिति हैं सरकार में लानी है। देखिए, राजस्थान में सरकार आएगी तो आगे राज्य में सरकार आएगी कांग्रेस की, हमें चिंता लगी हुई है बात की। आप कह और रहे एक हैं बात मैं और कहना चाहूँगा आपको, ये बात मैं अगस्त में कह चुका हूँ, क्या? क्योंकि मेरे बारे में कहा गया हाँ, कि भाई आप मुख्यमंत्री रहने के लिए ये सब कर ये रहे थे सब कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं आपको, ये तो बात सितंबर की अक्टूबर की बातें हैं जी। मैंने अगस्त के अंदर मैडम को, सोनिया गांधी जी को, हम्म, अजय माकन जी को मेरी फीलिंग बता चुका हूँ। वो आप सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। जी। वो फीलिंग ये थी कि राजस्थान में सरकार लाना जरूरी है, ठीक है। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूँ और बाकी जगह मैं आज तक पे मुझे जिम्मेदारी दी गई है। राइट, मेरे लिए मुख्यमंत्री रहना जरूरी नहीं है। राइट। जरूरी ये है कि अगर सर्वे हम करवा लें, आप भी करवा लीजिए, मैं भी जी। करवाता हूँ, जी। अगर लगे कि मेरे मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए चुनाव लड़ना है हम्म, और हमारे चांस ज़्यादा है हम्म, तो ठीक है, मैं हुई हूँ। हम्म, अगर लगे हाईकमांड को नहीं, हम्म, मेरे मुख्यमंत्री हटके सोशल इंजीनियरिंग करनी है हम लोगों को, हम्म, जाति बिरादरी जो भी है, किसी और को लेके वो आना चेहरा है। लाएंगे, दूसरा चेहरा लाएंगे, तो उसके बाद में मान लो सरकार बन सकती है। तो मुझे मुख्यमंत्री पद से विड्रॉ होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ओके। और मैं सुनिए आगे, मैंने भी कहा कि मैं अमरिंदर सिंह जी ने मान लो वहाँ पर रिवोल्ट किया, कोई अलग कारण हाँ, थे, हाँ, मैं अगर हटूंगा, मैं हटना चाहूँगा तो मैं काम वैसे ही करूँगा कैंपेन के अंदर जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ। आप रिवोट नहीं करेंगे? नहीं, मैं सरकार बनाने के लिए जान लगा दूंगा, मतलब है क्योंकि मैं खुद विड्रॉ हो रहा हूँ। तो अभी ये बात तो मैंने ओपन सीक्रेट कह दी है। ओके। जैसलमेर के अंदर जिस दिन आए थे ये हमारे ऑब्जर्वर आए थे, तो मैं जैसलमेर में था, तनोट बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे था। मैंने मीडिया में इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू आर्मी सबके सामने, आपने सुना होगा उसको शायद। नहीं सुना था मेरा, लेकिन सवाल ये है, आप कह रहे हैं आप रिवोट नहीं करेंगे इवन इफ यू आर रिमूव्ड एज सीएम, बट नहीं मैंने खुद रिमूव कैसे करोगे? नहीं, ऑफर कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप फिर कह आप रहे हैं, नहीं, मैं काम गलत ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं जब मैं खुद विड्रॉ I करने की बात understand what कर you're saying that you are willing to withdraw yourself. मेरा सवाल ये है कि सपोज दे रिप्लेस यू विद पायलट, तब भी आप कैसे होगा? तब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हो ही नहीं सकता। नो, बट सपोज इट हैपेंस, विल यू रिवोल्ट? उनका हो नहीं सकता। नहीं, अगर हो जाता है फिर आप ये आप हाइपोथेटिकल के क्वेश्चन क्यों पूछते हो, काल्पनिक क्वेश्चन क्यों पूछते हो? उनका पायलट का कहना है ही वाज प्रॉमिस्ड। नहीं, सुन लीजिए, मैं जब वो 2018 में, मुझे नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ उनका कहना है जब उस वक्त 2018 में आप सीएम बने थे, वो कहते हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि रोटेटिंग कि पहले आप रहेंगे एंड में, ऐसा कुछ था। देखिए बात सुनो, मैं अब कहूँगा, खंडन करूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके। अब राहुल जी से पूछिए बात तो। बट आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी वो आप अगर वो कहते हैं तो राहुल जी से आप इस बात कीजिए, तो मैं कैसे कह सकता हूँ?
बट देयर वाज नो सच अरेंजमेंट, कोई डिस्कशन में नहीं हुआ ऐसी कोई बात का। ऐसे कुछ था ही नहीं। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप और पायलट के बीच में क्या झगड़ा, व्हाट इज द इशू, व्हाई नॉट आप, व्हाई नॉट आप यू सेटल योर डिफरेंसेस, इजंट दिस हर्टिंग द कांग्रेस? बात सुनिए, व्हाट इज द, जब हम लोग 2009 के अंदर चुनाव जीत के आए थे, मैं सीएम बन गया था 9 के अंदर जी, और पार्लियामेंट चुनाव हुए थे, तो हम 20 सीटें जीत के आए थे यहाँ राजस्थान में। मुझे बुलाया गया दिल्ली में वर्किंग कमेटी के अंदर, मैं गया। फिर मैंने मेरी राय दी मिस्टर अहमद पटेल को, सचिन पायलट को मालूम इस बात का, जानकारी है, तो मैंने उनको मंत्री बनाने की रिकमेंडेशन करी कि पायलट को मंत्री बनाए, क्योंकि उसके पहले हमारे 70 गुजर मारे गए थे यहाँ पर फायरिंग में वसुंधरा के वक्त के अंदर, ठीक है। तो 70 गुजर मर गए थे, 72 गुजर मर गए थे। मीणा और गुजर का झगड़ा हुआ था उस वक्त में। तो मिस्टर नमोनारायण मीणा मंत्री ऑलरेडी थे यूपी फर्स्ट में, ये यूपी सेकंड की बात है। तो मैंने कहा वो तो वापस बनेंगे मंत्री, तो मैंने कहा अगर आप एक गुजर को बनाएंगे, सचिन पायलट हु कम्स क्या फ्रॉम द होगा गुजर कि कम्युनिटी, कम से कम गुजर और मीणाओं की झगड़ा खत्म होगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल। तो और आपने मुझे बात सुनिए, और मुझे गवर्नेंस में भी आसानी रहेगी, ठीक है, मैंने बात कह दी। और एक बनेगा हमारे सीपी जोशी जी, जो चुनाव हार गए थे वोट से, और वो थे अपने पीसी प्रेसिडेंट भी थे, ये वो बन जाएंगे। एक जाट बनना हमारे यहाँ, ये मैंने उनको कहा। फिर मिस्टर पायलट का फोन आया मेरे पास कि मेरी आप रिकमेंडेशन करो मंत्री बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा सचिन मैंने बात कर ली है और मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा, बन जाएगा। मैंने उनको कन्वे कर दिया, ठीक है, ये बात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं आपके बीच में आपसी कोई मतभेद नहीं है। आपको फिर मैं पूरा किस्सा बता दिया आपको। जो आदमी उनको मंत्री बनाने कह सकता है, जिंदगी का अवसर क्या होता है। मैं डिप्टी मिनिस्टर बना था, मैं डिप्टी मिनिस्टर बना इंदिरा गांधी जी के वक्त में, तो मुझे क्या जो बधाई संदेश मिले उस पर ही भावना व्यक्त की गई कि इतना बड़ा आपने गाड़ी में आप घुस चुके हो, गाड़ी में बैठ गए अब कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चल पड़ी है। बहुत बड़ी बात होती है, पहली बार मुख्यमंत्री की रिकमेंड करे कोई व्यक्ति को, नौजवान को, तो दिल में कुछ प्यार होगा, स्नेह होगा, आशीर्वाद देने की बात होगी, ये तो होगा। मैं रिकमेंड क्यों करता? तो फिर इतना क्यों हो गया? Why has it become so much पायलट वर्सेस गहलोत? अगर आप कह रहे हैं कोई इशू ही नहीं है, तो इतना क्यों झगड़ा क्यों बन गया यहाँ पे? मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते that he has been marginalized by you and he is there's nothing like that. सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अभी भी आप you are saying you are willing to make peace? अगर कल आप दोनों बैठ के, तो आप हम दोनों के बीच की बात छोड़ो, बीच के ये मीडिया क्यों बीच में आए? नहीं, बट आखिर में बताइए गहलोत साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो सारा कुछ आप बता रहे हैं, जो इतना सब कुछ हो चुका है, इसके बावजूद आपके सरकार, आपके कांग्रेस के परफॉर्मेंस में, क्योंकि आप तो पता ही है राजस्थान में वो रिपीटिंग का पैटर्न चलता ही आ रहा है। पैटर्न नहीं होता, पैटर्न तोड़ सकते हम लोग, एक बार टूटेगा ऐसे लगता है, टूटेगा। और जनता में जो दिखता है, रेस्पॉन्स दिखता है, हाँ, मैं समझता हूँ इस पर सगा बननी चाहिए हमारी। इज देयर अ रिस्क गहलोत साहब कि अगर मान लीजिए पायलट सीएम नहीं बनते, दोबारा वो बगावत कर दें, उससे आप डैमेज नहीं हो सकते? फिर आप काल्पनिक क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ पहले, क्योंकि देयर वाज ऑलरेडी अ रेबेलियन। क्वेश्चन का जवाब देना मेरा फितरत पे नहीं है। नहीं, लेकिन आप पॉलिटिशियन हैं, आप तो आगे का भी देखते हैं कि कोई रिस्क है। इज दिस अ रिस्क कि पार्टी में दोबारा दरार आ सकती है अगर वो सीएम नहीं बनते? जो भी, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है भैया, इसमें मेरा कोई जवाब नहीं है। मीडिया वालों को चाहिए कि आपस में प्यार मोहब्बत करना सिखाए, लड़ना नहीं सिखाए। नहीं, हम कहाँ लड़ा रहे हैं लोगों को? जो सारा कुछ हुआ उसमें हमारा क्या रोल था? आगे चुनाव में क्या होता है देखते हैं। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा आप कह रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर टॉकिंग टू अस, अप्रिशिएट। थैंक यू। ये आपने अशोक गहलोत की खास बातचीत सुनी है श्रीनिवासन जैन के साथ, जिस तरह से बेधड़क होके बेबाकी से उन्हें अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट के प्रति उनकी राय है वो अपने आप में आपको खुद आभास हो जाएगा। हम अपने सहयोगियों के पास भी चलेंगे। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, विक्रम पारेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, अगर मैं आपसे पहले पूछूं, अगर आपने ये इंटरव्यू सुना इस समय, जिस तरह का रुख अशोक गहलोत का है, जो उन्होंने बातें की हैं, क्या आपको लग रहा है राजस्थान की राजनीति में इसका क्या असर हो रहा है?
लेकिन निधि जी, जितना मैंने इंटरव्यू सुना अशोक जी का, गहलोत साहब का, तो वो बहुत संभल के और फूक फूक के बोल रहे थे, कदम रख रहे थे। कई बार आपके सहयोगी ने उनसे सचिन पायलट के मामले में पूछा, कोशिश की कुछ ऐसा बोले वो जिससे थोड़ा सा जो है और बड़ी खबर बने, लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको टाला। दरअसल अब वो कोई नया विवाद नहीं शुरू करना चाहते हैं, जबकि इसके पहले आप अतीत में देखिए, अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर बहुत हमलावर रहे हैं, बहुत तीखा बोलते रहे हैं। अब चूंकि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में घुसेगी जल्दी ही, और राजस्थान में जिस तरह के गुर्जर नेता फैसला ने कहा कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हम यात्रा में विघ्न डालेंगे, हालांकि सचिन पायलट ने उससे अपने को अलग कर लिया है, तो इसलिए भी एक अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती है कि यात्रा पूरी तरह से बिना किसी झगड़े टंटे के जो है वो सफल हो राजस्थान में, जैसे अन्य राज्यों में होती आई है। तो इसलिए वो अब इस वक्त सचिन पायलट के खिलाफ कोई फ्रंट नहीं खोलना चाहते, एक तो बड़ा कारण ये है। चलिए, दूसरा आपको ये लग रहा है कि फ्रंट नहीं, ठीक है, आपको ये लग रहा है फ्रंट नहीं खोलना चाहते, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जैसे गद्दार और तमाम चीजें, उससे तो लगता है कि बहुत बड़ा फ्रंट उन्होंने खोल दिया है। सतीश पुनिया कह रहे हैं कि बीजेपी का जो ये तमाम रिवोल्ट हुआ था उससे कुछ लेना देना नहीं था। मिथिलेश जी, आपने तो अब बीजेपी का भी पक्ष सुन लिया और हमने अशोक गहलोत को तो सुना ही है। जो ये बातें अब पर्दे पर सामने आ रही हैं, इसका क्या असर आप होता हुआ देख रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? पहली बात तो मैं आपसे यही पूछूंगी। देखिए निधि जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि अगर अशोक गहलोत जी आज भी सचिन पायलट को गद्दार मानते हैं तो सोनिया गांधी भी उन्हें गद्दार मानना चाहिए, राहुल गांधी को भी उन्हें गद्दार मानना चाहिए, प्रियंका गांधी को भी गद्दार मानना चाहिए, अहमद पटेल को भी गद्दार मानना चाहिए कि सचिन पायलट गद्दार हैं, अगर वो मानते हैं। जहां तक बात कही जा रही है कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, तो आपकी सरकार थी 2.5 साल हो गए, अब उसको प्रूव करके दिखाते कि सचिन पायलट समर्थकों के पास 2.5 करोड़ 10 करोड़ रुपए आए हैं। और सबसे अहम बात है कि जो यूथ की आइकॉन है राजस्थान में, जो एक अफवाह है कि 21 से यहां तक का सफर कोई लेके आया है, तो वो मजबूत कंधे सचिन पायलट के। इस सच्चाई को पूरी राजस्थान की कांग्रेस जानती है। और 25 सितंबर को जो 3 लोग थे जिनको नोटिस दिया गया, शांति धारीवाल जी, महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौर, उसके बाद उन्हें माफी मांगी और माफी के बाद भी वो लोग मनमानी कर रहे हैं। आज सुबह जो ही सचिन पायलट की एक फोटो उन्होंने ट्वीट की जिसमें वो बहन और भाई की चहलकदमी के बीच में वो खुद खड़े हैं, उसके बाद सियासी उबाल पूरे राजस्थान में आया हुआ है कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं हो जाएगा। और सीपी जोशी जी के घर जो कह रहे हैं 92 विधायक थे, अधिकतर विधायकों की ये राय है कि वो आला कमान के साथ, उनके साथ उनको कुछ अलग बताया गया। जो सीएम साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने उनको मना किया कि वो मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, विधायकों का ये कहना है कि हमें ये नहीं बताया गया कि हमें एक पैरेलल सीएलपी की बैठक शांति धारीवाल जी के घर पे हो रही। जो तमाम सियासी विवाद है वो ये है कि अशोक गहलोत जी जो आज तक, चाहे परशुराम बदेरना हो, उसको मुख्यमंत्री उनके बहुमत नहीं बन पाए, सीपी जोशी साहब जिन्होंने पीसीसी चीफ रहते हुए बिल्कुल आपने ये बहुत अहम बातें कही है, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि किसको क्या बताया गया, क्योंकि हम देख रहे थे अशोक गहलोत भी कह रहे थे भ्रम में रखा गया। लेकिन सतीश पुनिया ने जिस तरह से पूछा है वासु से बात करते हुए भी, गद्दार कौन है, क्या सचिन पायलट, या ये बहुत अहम है, ये बहुत चुभता हुआ सवाल है कांग्रेस के सामने। मुझे बताया जा रहा है, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर मैं पहले सौरभ के पास जाऊं, क्योंकि सतीश पुनिया अब उनके साथ हैं और शायद वो हिंदी हमारे साथ भी बात करेंगे। सौरभ, तो सतीश पुनिया ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गद्दार कौन, तो कांग्रेस खेमे को इस सवाल से जाहिर तौर पे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। सतीश पुनिया साहब हमारे साथ लाइव है निधि इस वक्त। आपने सुना, निधि पूछ रही हैं कि आपने आरोप लगा दिया कि गद्दार कौन, लेकिन आपने देखा कि उस इंटरव्यू में गहलोत साहब कह रहे हैं कि सचिन पायलट धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए लिए। तो वो बता रहे हैं कि आप और सचिन पायलट हैंड इन ग्लव्स में हैं, यानी दोस्त हैं पीछे से। नहीं, इन बातों का न तो कोई प्रमाण है न कोई आधार है, केवल एक उनका अपना दावा है, क्लेम है, जो कभी प्रूव नहीं होगा, न हुआ है। ये तो मैं भी कह सकता हूं कि उन्होंने कितने अनैतिक काम किए होंगे सरकार बचाने के लिए। ये ऐसे आरोप राजनीति में सामान्य तौर पर लग सकते हैं। प्रश्न ये है कि कांग्रेस की बुनियाद कमजोर थी। अंतरकलह 2018 में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद नारे लगे थे, राजस्थान का मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमने नहीं लगवाए थे।
राजद्रोह के मुकदमे से लेके बर्खास्तगी तक हमने नहीं किया था, ये उनके पार्टी का मसला था। लेकिन आज कांग्रेस का आलाकमान इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि उनकी सीएलपी की मीटिंग में विधायक नहीं जाते हैं और विधायक इस्तीफा दे देते हैं। ये तो शुक्र है कि स्पीकर ने कांग्रेस की सरकार को बचा रखा है। यदि स्पीकर वो इस्तीफे जायज हैं स्वीकार कर ले तो कांग्रेस तो खुद संकट में है। सर वो तो हम कांग्रेस से पूछते हैं, पर सवाल फिर वही है सर, क्योंकि उस दौरान भी हम यहाँ थे। क्या जब वो किसी रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ थे, सचिन पायलट, गुड़गांव के पास एनसीआर में, तब क्या किसी बीजेपी के बड़े नेता ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी? क्योंकि पहले दिन से अशोक गहलोत ये कहते आए हैं, वो कहते हैं कि उनके पास सबूत हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। आप ऑन रिकॉर्ड एनडीटीवी पे आपने इंटरव्यू सुना, आप ऑन रिकॉर्ड क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई बीजेपी नेता मिला था सचिन पायलट से? क्या उनके आपके साथ संबंध है? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। हमारे कोई संबंध नहीं है, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, दूसरी पार्टी के। उनकी पार्टी के भीतर क्या होता है, हमें एक जागरूक विपक्ष के नाते सतर्क होना होता है। उनका अपना झगड़ा था जिसका निपटारा अभी तक नहीं हुआ। हमारी न मुलाकात हुई, न उनसे कोई लेना देना, वो जाने और कांग्रेस का आलाकमान जाने। 10 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की दिए गए, उनके विधायकों को ऑफर दिया गया, एक आध किश्त भी गई, वो पहले भी कहते रहे। एक तो ये फिगर कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ऐसे आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ और मैंने लगाए भी हैं पब्लिक डोमेन में भी। मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की कोशिश हुई लेकिन वो पीछे हट गए, इसलिए इन चीजों का कोई वजूद नहीं है। तो अब आगे कांग्रेस के, आपने सुना ये इंटरव्यू, बीजेपी अब क्या करने वाली है? इतनी बड़ी सियासी बात गहलोत साहब ने कह दी, सचिन पायलट को गद्दार कह दिया, आपने कहा कि विपक्ष के तौर पर हमें जागरूक रहना चाहिए। तो अब जागरूक विपक्ष के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, क्या करेंगे आगे राजनीतिक तौर पर? हम स्पीकर से फिर जवाब मांगेंगे। उन्होंने समय मांगा था कि ये इस्तीफों का इसका निपटारा कीजिए, तो स्पीकर ने कहा कि मैं एग्जामिन करवा रहा हूं। तो पहली बात, इस्तीफे स्वीकार होते हैं तो सरकार संकट में आती है। दूसरी पीड़ा मेरी जो मैं आपके माध्यम से प्रकट करना चाहता हूं कि इस 4 साल में इस इलू इलू के खेल में राजस्थान की जनता हर तरीके से प्रताड़ित हुई है। उसका भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी? मैंने अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू भी देखा है, जिस दम्भ और अभिमान से बोल रहे थे, जो कंडक्ट उनके बाकी लोगों का है। तो कुल मिलाकर इस पूरे खेल में यदि कोई हारा है तो राजस्थान की जनता हारी है। राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। देखिए, सरकार, मुझे तो लगता है कि जिस तरीके का अभी आज अशोक जी का इंटरव्यू था, जो निराशा और जो फ्रस्ट्रेशन दिखता था और जो एक कोशिश कर रहे थे अपने विश्वास को दर्शाने की, पर मुझे लगता है कि यदि धुआं है तो आग भी निश्चित रूप से होगी। इस सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं है, शायद वेंटिलेटर पे ही है। सर आखिरी सवाल आपसे, गहलोत साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और आप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर उनको जानते होंगे। उस जैसे स्टेचर का आदमी जब ये बोलता है कि धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अमित शाह से मिले, 10 करोड़ रुपए की बात हुई, तो आपको लगता है बिल्कुल बेसलेस, बिल्कुल झूठ बोल देगा ऐसा नेता, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बैकग्राउंड के? अब उन्होंने ये कहां से जासूसी कराई होगी, करते ही हैं वो तो, अपने लोगों की भी करते हैं, क्योंकि पुलिस को राजस्थान में इसी काम में लगा रखा है उन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि सियासी व्यक्ति हैं, उनकी बात यदि कोई कहेगा तो उसको सुनी जाएगी, लेकिन वो सत्य होगी जरूरी नहीं है। सत्य हो जरूरी नहीं। तो हमने सुना सतीश पुनिया साहब को, उन्होंने साफ तौर पर डिनाई कर दिया है कि किसी बीजेपी के नेता से पहले सचिन की मुलाकात नहीं हुई है, पैसों की कोई बात नहीं है, और पुनिया साहब फिर स्पीकर साहब से मिलेंगे, क्योंकि जब 25 सितंबर की पूरी घटना हुई तो कई विधायकों ने इस्तीफे दिए थे स्पीकर साहब को, वो मंजूर होते हैं नहीं होते हैं, और अंत में वो ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में सचिन पायलट और गहलोत की नुकसान जो है राजस्थान की जनता का हो रहा है। निधि, अगर कोई आप सवाल पूछना चाहें, सतीश पुनिया हमारे साथ हैं। सतीश जी से बस यही पूछना यही चाहेंगे, जो ये सरकार बार बार जो बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि अस्थिरता बीजेपी द्वारा ही लाई जा रही है, क्या अगले साल चुनावों से पहले तक कांग्रेस की सरकार रहेगी वहां पर कि नहीं? मुझे नहीं लगता। सरकार अब, मुझे लगता है जुम्मा 4 दिन की है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्मा 4 दिन की सरकार है, वाकई में कांग्रेस के लिए और राजस्थान की सरकार के लिए ये बहुत ही पसोपेश की स्थिति है। जिस तरह से अगर 2 बड़े दिग्गज नेता अगर आपस में टकरा रहे हो तो किस तरह की स्थिति बनती है, मुझे बताया जा रहा है। मैं विक्रम पारेख आपके पास आऊंगी, मेरे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उमा, आपने सुना सतीश पुनिया कह रहे थे कि ये जुम्मा 4 दिन की सरकार है, बहुत दुखद है क्योंकि 1-2 राजा ही रह गए हैं कांग्रेस के पास, और अगर दिग्गज नेता अपने आप में ऐसे टकराते हैं, अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे, वो सचिन पायलट का सीएम पद पे नाम सुनना ही नहीं चाह रहे थे, चाहे कितनी तरह से श्रीनिवासन जैन ने ये सवाल पूछा,
क्या आंकलन, कांग्रेस खेमे में कुछ आंकलन, कुछ क्या आंकलन है आपका? जी देखिए, कांग्रेस के लिए ये जो इंटरव्यू है या जो जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी बातें कही हैं, वो एक शौक के तौर पे आया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब ये 25 सितंबर के बाद राजस्थान में तू मैमे की शुरुआत हुई थी, तो कांग्रेस की तरफ से एक निर्देश जारी करके ये कहा गया था कि दोनों ही तरफ के जो नेता हैं, दोनों खेमे के नेता, वो बयानबाजी नहीं करेंगे। उसके बावजूद जाकर अशोक गहलोत ने इस तरह से खुलकर बोला है, तो अब कांग्रेस के सामने एक बार फिर सोचने की बात है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। क्योंकि एक बात कांग्रेस के भीतर कही जा रही है कि गुजरात चुनाव के बाद राजस्थान की कुर्सी का फैसला होना है। वो इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत को गुजरात का जो ऑब्जर्वर है वो बनाया गया और वहां पे उनकी तैनाती थी और वो काफी ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व भी थे। लेकिन आपको याद होगा निधि कि जब यहां पर अशोक गहलोत आकर सोनिया गांधी से मिले थे, उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में फैसला होगा कि राजस्थान का फैसला क्या होगा। हालांकि वो बात पुरानी हो गई। सवाल ये भी पूछा गया कि आखिरकार केसी वेणुगोपाल कि उस बात का क्या हुआ। इस बीच लगातार ये जानकारी आती रही है, इस तरह के संकेत आते रहे कि राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी हैं वो ये चाहती हैं कि सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाए और सोनिया गांधी भी इस बाबत तैयार हैं। और खास तौर पे 25 सितंबर की जो बात हुई जिसमें कि सीएलपी की मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई और उसके बाद जो 2 ऑब्जर्वर्स थे उनको खाली हाथ लौटना पड़ा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद सोनिया गांधी काफी नाराज बताई जा रही हैं अशोक गहलोत से। तो क्या ये मौका है जब अशोक गहलोत को ये लगने लगा है कि अब शायद उनके खिलाफ एक फैसला आ सकता है हाईकमान की तरफ से, इसलिए उन्होंने बौखलाहट में या खुलकर इस तरह की जो बातें की है, ये सवाल कांग्रेस के अंदर पूछा जा रहा है। औपचारिक तौर पे कांग्रेस अपने बयान के साथ शायद थोड़ी देर में आए या मुनासिब समझे कि ना आए, क्योंकि ये जो राजस्थान का झगड़ा है वो पहले से इतना फैला हुआ है कि उस पर कुछ भी बोलने के पहले कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ता है। और अब कांग्रेस की कमान जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, वो अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर राजस्थान गए थे, उनके सामने सारी बात हुई है। उनको भी एक फैसला लेना है। और अगर आप अजय माकन की बात करें तो उन्होंने हाल में ही इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि 25 तारीख जो सितंबर थी उस तारीख में जिन लोगों ने बगावत किया था उन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही थी। तो ये आरोप लगाते हुए उन्होंने 8 नवंबर को अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था राजस्थान के प्रभार के तौर पे। तो अब देखना है कि जो उमा, एक सवाल मैं आपसे संक्षेप में ये पूछना ये चाह रही हूँ कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बने हुए 1 महीना हो गया है, हम जानते हैं गुजरात में चुनाव है, हम जानते हैं कि चुनावों में फंडिंग की जरूरत होती है और अपने आप में फाइनेंसेस किस तरह से एक पार्टी इकट्ठा करती है, उस समय में क्या तभी इस राज्य में एक्शन लेने से कांग्रेस आला कमान हिचकिचा रहा है या पूरी तवज्जो भारत जोड़ो यात्रा पे है? चुनौतियां कांग्रेस के सामने कम नहीं है, लेकिन उनको क्या सुलझाने के लिए भी एक प्रयास किए गए? जी देखिए, सुलझाने के तमाम प्रयास जो हैं वो किए गए और इसीलिए हाईकमान की तरफ से 2 ऑब्जर्वर के तौर पे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान भेजा गया था। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान चाहता था वहां उस तरह की बातें नहीं हुई और इस बात का भी जिक्र जो है आज के इंटरव्यू में इस तौर पे निकलकर सामने आया है कि अशोक गहलोत ने यह कहा कि जिन विधायकों से भी पूछा गया उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के साथ हैं। तो अब देखना यह है कि आखिरकार हाईकमान की क्या चाहत है, क्या वो गुजरात चुनाव खत्म होने के बाद वो निकलकर सामने आती है। और जो संकेतों की बात मैंने पहले की निधि, जिसमें कि केसी वेणुगोपाल जैसे नेता जो कि संगठन महासचिव हैं, उनकी तरफ से जब ये कहा जाए 10 जनपद से बाहर निकलते हुए कि अगले 2 दिनों में फैसला होगा, हालांकि वो 2 दिन कब के बीत गए, लेकिन बाद में यही कहा जाने लगा कि क्योंकि गुजरात की जिम्मेदारी दी गई अशोक गहलोत को, इसलिए कुछ फैसला उसके बाद ही हो सकता है। तो अब क्या ये सवाल बड़ा है कि क्या अब वो वक्त आ रहा है और इस वजह से अशोक गहलोत ने खुलकर अपनी ये तमाम बातें की, इस तरह के आरोप लगाए हैं, जिस आरोप से जो बीजेपी है वो अपने आप को किनारा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस हाईकमान को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार एक वरिष्ठ नेता को आखिरकार क्यों इस तरह से खुलकर बोलना पड़ा और अब आगे राजस्थान का फैसला किस तौर पे करना है, क्योंकि ये लड़ाई तो बिल्कुल थमती नजर नहीं आ रही। आज तो नई तलवारें और ज्यादा खिंच गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सीधे चलते हैं अनुराग द्वारी के पास, वो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। अनुराग, इस समय भारत जोड़ो यात्रा पहुंची हुई है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गुजरात चुनाव के प्रभारी हैं, इस तरह से उन्होंने इतना बड़ा ये तमाम बयान उन्होंने सामने रख दिए हैं। सचिन पायलट आज सुबह पिक्चर ट्वीट करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ और इस तरह के अब बयान उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने कहे हैं।
क्या असर कुछ हुआ है? किसी ने वहां पे सुना है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? क्योंकि बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने राजस्थान में इस समय, और कुछ ही दिनों में वहां पर भी ये यात्रा पहुंचने वाली है। बिल्कुल निधि, मैं अगर आपका सवाल पूरी सही तरीके से सुन पाया हूं तो यहाँ पर हमने कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर जयराम रमेश हो, उनको वो वीडियो दिखाकर, उनको पूरा इंटरव्यू दिखाकर उनसे बात करने की, समझने की कोशिश की कि इस पर वो क्या कहना चाहते हैं या क्या प्रतिक्रिया है उनकी। पर सब ने यही कहा कि वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के विषय में ही बात करेंगे। हाँ, कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कैमरे पर तो नहीं कहा कि अब सारा कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए, और जो भी कार्रवाई है समुचित उचित उनको लगती है वो इन नेताओं पर होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, खास करके इस विस्फोटक इंटरव्यू के बाद। हालांकि कैमरे पर यहां पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। हम इस वक्त तात्या भील की जन्मस्थली पर हैं, जहां पर राहुल गांधी आए थे और यहां से उन्होंने बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश की, वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क बताने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर किसी वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कुछ नहीं कहा। यहां पर प्रियंका गांधी नहीं आई थी और सचिन पायलट भी यहां पर आसपास नहीं दिखे हैं। हम दोबारा जाकर कोशिश करेंगे कि अगर और किसी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया मिल पाए। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम पारेख, मैं आपके पास आऊंगी। आपने तो सतीश पुनिया को भी आप सुन लिया है, क्योंकि खबरों की दुनिया में बात तेजी से आगे बढ़ती है, तेजी से बदलाव, चुनौतियां सामने आती हैं। सतीश पुनिया ने ये बोल दिया है कि अब हम स्पीकर के पास जाएंगे और ये 4 दिन की सरकार है। क्या आंकलन आपका अशोक गहलोत की जो तीखे बयान सामने आए हैं, क्यों उन्होंने इस समय ये बयान देने का सोचा? क्योंकि इस समय भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, क्या आंकलन आपका? देखिए, सतीश पूनिया जी आज जो बात कह रहे हैं, उनकी बात से मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि जब फ्लोर में जब बहुमत का परीक्षण हो रहा था, उन्हीं की पार्टी के 5 विधायक गायब हो गए थे। ये सतीश जी की पार्टी का आलम हुआ। क्या उनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं है? उनकी पार्टी में जो उदयपुर संभाग के 5 एमएलए गायब हुए और उनका ये बयान आया कि उस समय वो बाथरूम में गए थे। तो ये बड़ी असमंजस वाली बात है, जब गेट बंद हो जाते हैं, बहुमत जब परीक्षण होता है, उस समय उनके 5 एमएलए गायब हो गए। रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट अभी तक भी इस पूरे प्रकरण को लेकर के भी मुझे नहीं लगता वो अपने आप को मैच्योर कर पाए हैं, क्योंकि सचिन पायलट को अब ऐसा समझना चाहिए कि साल 1 बचा है राजस्थान के चुनाव में, और इस साल में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाए तो हमेशा के लिए उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो दागनुमा हो जाएगा, क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आप अगर उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपने 25 सीटें हारी। उस समय जब राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के बाद में इस्तीफा दिया, तो उस समय इनके प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते इनको भी इस्तीफा देना चाहिए था। ये नहीं दे पाए, मुझे नहीं समझ में आता इन्होंने क्यों नहीं दिया। और आज ये राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी के साथ बार बार फोटो ट्वीट करते हैं, ये सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से राजस्थान की चलती हुई सरकार को डिस्टर्ब किया जा सके, और ऐसा रूलिंग पार्टी में होना वास्तव में गलत बात है। बिल्कुल, आपका ये आशय है, क्योंकि दूसरी तरफ तरह तरह के सवाल। विनोद जी, अगर मैं आपसे अब पूछूं, अगर आपका आंकलन, अब ये तो विक्रम जी तो कह रहे हैं कि भाई देखिए सचिन पायलट परिपक्व नहीं हुए, दूसरी तरफ अगर आप अशोक गहलोत को सुने कि वो आगे की पीढ़ी को कमान सामने देने के लिए शाब्दिक तौर पर भी तैयार नहीं है। आपने सुना श्रीनिवासन जैन ने कितनी बारी उनसे पूछा कि अगर बनाया जाता है, अगर आला कमान चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, तो वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो एक तरफ से आप परिपक्व आप कह दें, दूसरी तरफ से हठी आप कह दें, कैसे देख रहे हैं आप राजस्थान की राजनीति को? निधि जी, सबसे पहले तो मैं इंटरव्यू पूरा सुन नहीं पाया था, कुछ तो देर से जुड़ा था, दूसरा कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए उस वक्त मैंने कहा था। अशोक गहलोत ने जो मैंने अब पूरा सुना, ये उनको भनक लग गई है कि शायद 8 दिसंबर के बाद, गुजरात के बाद कुछ हाईकमान कॉग्निजेंस ले सचिन पायलट वाले मसले का, और उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से एक बार फिर से पूरा प्रकरण जो है मीडिया में लाके सार्वजनिक कर दिया, कैसे विधायक यहाँ से गए थे और कैसे हरियाणा के रिजॉर्ट में रुके थे और किस तरह से गद्दारी हुई थी। गद्दार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इसीलिए किया, और बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि साठगांठ जो है बीजेपी की है। एक तरह से सचिन पायलट और उनके खेमे को पूरी तरह से बीजेपी के साथ उन्होंने जोड़ दिया। तो ये एक पेशबंदी उन्होंने की है अपनी सरकार, अपनी कुर्सी को बचाने की, हाईकमान के सामने ये मैसेज जाए और जनता में भी मैसेज जाए, ये उनकी पेशबंदी है।
जहां तक परिपक्वता की बात है, मुझे लगता है दोनों तरफ से परिपक्वता की कमी है। वो परिपक्वता की कमी सचिन पायलट की तरफ से भी है, अशोक गहलोत जी की तरफ से भी है। हालांकि अशोक गहलोत बहुत ही मजे हुए नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये समय जब राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं और पूरे आप देखिए इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं और एक उम्मीद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आ रही है, तब ऐसे समय जब राजस्थान में यात्रा आने वाली है, तब इस तरह का एक राजनीतिक विवाद खड़ा करके वो लोग दोनों नेता आखिर चाहते क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तत्काल इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती, आखिर कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष दोनों नेताओं को आमने सामने बिठाने में क्या दिक्कत है? आमने सामने बिठा के बात करें उनसे और कहें भाई क्या समस्या है। और अगर चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ना है तो सीधे संदेश दे सचिन पायलट को कि अशोक जी रहेंगे और आपको उनका सहयोग कर रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। और अगर सचिन पायलट को बनाना है तो अशोक जी से कहें कि भाई 3 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब नौजवान को मौका दीजिए। तो ये जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान को लेनी पड़ेगी। अगर दो छत्रप आपस में लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई आखिर इसकी कॉल लेगा कि नहीं लेगा। बीजेपी में अगर ऐसा होता तो क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी कॉल नहीं लेते? तो मुझे लगता है अब कांग्रेस हाईकमान के लिए पानी जो है सर के ऊपर आ गया है और उनको कॉल लेनी पड़ेगी। और खड़गे जी की सबसे पहली अग्नि परीक्षा जो होगी वो राजस्थान में ही होगी, उनके नेतृत्व की और उनकी जो है अध्यक्ष पद के लिए। मुझे लगता है एक बड़ी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि राजस्थान के संकट को वो कैसे हल कराएं, क्योंकि अगले साल चुनाव है, 1 साल बाद चुनाव होने हैं। शायद मैं तो मिथिलेश जी आपसे पूछूंगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पानी सर के ऊपर से बह चुका है आप, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत ऐसा इंटरव्यू देते हैं, सचिन पायलट अपनी फोटो ट्वीट करते हैं, विनोद जी कह रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस आला कमान क्यों नहीं बिठा के इन दोनों नेताओं से बात करती। तो ऐसा कोशिश तो की गई होगी लेकिन क्यों नहीं हो पाया, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए निधि जी, आज ही टोंक में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन होना है। उसका जो कार्ड छपा है, इन्विटेशन कार्ड, उसमें जो वहां के प्रभारी मंत्री है सालेह मोहम्मद, उनका नाम छपा है और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का नाम छपा है, लेकिन टोंक के विधायक सचिन पायलट उनका नाम नहीं छपा है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि अशोक गहलोत जी जो एक मैसेज की पॉलिटिक्स करते हैं, मंजे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि अब की बात आर पार, ये उनका मन बन चुका है। ये इंटरव्यू भी यही बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको पहले भी सचिन पायलट को नालायक, निकम्मा, नकारा, हम कोई बैंगन बेचने थोड़ी आए, ये सब बोल चुके। ये तीसरे कार्यकाल में पहली बार गांधीवादी मुख्यमंत्री जो रहे अशोक गहलोत, राजस्थान की जनता उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करती थी, लेकिन इस बार लगता है कि उनको सचिन पायलट ने मानसिक रूप से कहीं न कहीं परेशान किया है। और सबसे अहम बात है कि अगर वो उन्हें गद्दार मानते हैं और 10 करोड़ रुपए का बात लगाते हैं, तो महंगाई की जब रैली हो रही थी दिल्ली में, तो खड़े होकर कहना चाहिए था राहुल गांधी जी से कि इन्हें मंच से नीचे उतारिए, इन्होंने 10 करोड़ रुपए में पार्टी के साथ गद्दारी की। उस दिन बोलना चाहिए था रैली में, उनको किसी भी मंच पर साझा नहीं करने देना चाहिए था। और आपने क्यों इसे गले लगाया? जब आपने गले लगा लिया, जब उसका यूज कर लिया, उपचुनाव में आप अजय माकन, डोटासरा और पायलट साहब एक हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गए, तो ये तमाम चीजें अब अशोक गहलोत जी जैसे दिग्गज नेता, जिन्होंने राजस्थान की राजनीति में बड़े बड़े नेता, जिनका नाम से राजनीति में अखाड़े चलते थे, परशुराम मदेरणा, आशीष रामोला, पंडित नवल किशोर शर्मा, तमाम चीजें, सचिन पायलट के खुद के पिता राजेश पायलट, तो ये तमाम चीजों से जो अशोक गहलोत उनके लिए कहा जाता है कि अजान बाहु है, लंबे हाथ के, आखिरी दम तक हार नहीं मानते हैं और हारी हुई बाजी को जीतने में सिद्धहस्त है। लेकिन जिस तरीके से इस बार माफी मांगने के बाद, जब वो दिल्ली में सोनिया गांधी जी की माफी मांग आए, उसके बाद उनके नाक के 3 बाल शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ ने जो मनमानी की, धर्मेंद्र राठौड़ को आपने यात्रा का प्रभारी तक बनाने के वहां भेज दिया। वो तो बाद में प्रेशर हुआ जब अजय माकन जी ने इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ने की गुजारिश की, तब सरदार शहर उपचुनाव में से तीनों का नाम हटाया गया विचारकों की सूची में से। और जो भारत जोड़ो यात्रा और विजय बैंसला वाला जो मामला है, वो भी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मिथिलेश जी, आपने अहम मसला पे बात शुरू करने के आप जा ही रहे थे, मैं आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक है, क्योंकि कल ही विजय बैंसला से बात की हमने। उन्होंने जब ये कहा है कि हमारा काम हमारी बातें आप लोग मानिए, नहीं तो हम भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे, क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कोटा और तमाम ऐसी जगह से होते हुए निकलेगी जो सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। अब सचिन पायलट खेमे जो करीबी है वो कह रहे हैं कि ये जो यात्रा का रूट बदलने की कोशिश हो रही है। तो कितनी गहन राजनीति राजस्थान में हो रही है, इसके और तमाम पहलू हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे।